सभी को सुप्रभात। उम्मीद है कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और कोविड के इस काल में अपने घर में सेफली स्टे कर रहे होंगे। लेकिन स्टे के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई का जो चक्र है उसको नहीं छोड़ना है। डेली के डेली अपना जो भी रिवीजन है वो करते रहना है। लिखने की प्रैक्टिस करते रहनी है ताकि जब भी हमारा एग्जाम हो तो हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आज हम अपने ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट मौसम और जलवायु के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि मौसम क्या है, जलवायु क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं, किन तत्वों को आधार मानकर, किन वायुमंडलीय दशाओं को आधार मानकर हम मौसम और जलवायु के बारे में बात करते हैं, उनका निर्धारण करते हैं। और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि मौसम और जलवायु को जो इफेक्ट करते हैं, जो प्रभावित करते हैं, वो कारक कौन कौन से हैं। तो इन सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से आपको देखना है और इसके साथ साथ ही अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे रिप्लाई करना है मैसेज के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से, किसी भी तरह से, और उस जो आपका डाउट होगा उसको हम शॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें मौसम के बारे में कि जब हम बात करते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई मौसम आज गर्म है, आज मौसम ठंडा है, आज बारिश हो रही है। ये सारी चीजें हम मौसम के बारे में बात करते हैं। भारत के संदर्भ में भी हम कई बार, या देश के संदर्भ में हम इतना मौसम के बारे में बात नहीं करते, वहां हम जलवायु के बारे में बात करते हैं। लेकिन स्थानीय तौर पे हम मौसम के बारे में बात करते हैं। आप अपने बुजुर्गों से, अपने परिवारजनों से, अपने अध्यापकों से बार बार सुनते रहते हो, भाई आज बहुत गर्मी है, आज मौसम बहुत गर्म है, आज बहुत बारिश है। तो इस तरह की चीजें सुनते हो। लेकिन कभी ये लेकिन कल को मौसम चेंज भी हो जाता है। कल वो कहते नहीं नहीं आज बहुत ठंडी हो गई है, आज बहुत। तो इसका मतलब आप ये उम्मीद कर सकते हो, यहाँ पे एक अनुमान लगा सकते हो कि मौसम एक ऐसा तत्व है जो बदलता रहता है। तो आपको ये चीज यहाँ समझनी है बहुत ध्यान से कि मौसम एक बदलाव वाला तत्व है, वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है और बदल जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मौसम होता है वो उन वायुमंडलीय दशाओं का योग होता है जो अल्पकाल के लिए होती है, यानी कि जो थोड़े समय के लिए होती है। त्रिवार्था ने भी यहाँ पे कहा है कि मौसम वायुमंडलीय दशाओं का योग है। जैसे वायुमंडलीय दशाएं कौन सी, जैसे कि तापमान हुआ, वायुदाब हुआ, पवने हुआ, आर्द्रता हुआ, बारिश हुआ। इन सारी चीजों का अगर हम सम्मिलित रूप से अध्ययन करें, एक तौर पर देखें तो इनका एक छोटे समय तक, यानी दिनों तक, एक दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, इन छोटे समय की जो दशाओं का योग है वो मौसम है। यहाँ पे आपको ये भी चीज समझनी है कि वायुमंडलीय दशाएं होती क्या है। वायुमंडलीय दशाओं से मतलब है कि वो तत्व जो मौसम का या जलवायु का निर्माण करते हैं, जिनके आधार पे हमें निर्धारित करते हैं कि हम इनको सम्मिलित रूप से मौसम कहेंगे। जैसे कि तापमान आज तापमान गर्म है, आज ठंडक है, इसका मतलब कभी तापमान ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। वायुदाब का मतलब ये होता है कि कहीं पे वायुदाब ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। और वायुदाब जो है वो तापमान से ही निर्धारित होता है ज्यादातर, क्योंकि जैसे जैसे तापमान गर्म होता है वहां पे वायुदाब कम होता चला जाता है। तापमान अधिक होता है, वायुदाब कम होता है। तापमान ज्यादा होता है, वायुदाब घट जाता है, और तापमान घट जाता है, वायुदाब बढ़ जाता है। तो तापमान और वायुदाब का विपरीत संबंध है, और वायुदाब में अंतर के आधार पर ही पवनें चलती हैं। उन पवनों के हिसाब से भी हम मौसम को डिफाइन करते हैं। सपोज कीजिए आज बाहर तेजी से हवाएं चलने लगे और उनके साथ साथ बारिश होने लगे, तो आज हम ये कह देंगे कि आज मौसम तूफानी है। इसी तरह से आर्द्रता और वर्षण के जैसे बारिश होगी, आर्द्रता होगी, आज उमस वाला मौसम है, अगर आर्द्रता ज्यादा हो गई तो आज उमस वाला मौसम है। तो हम बरसात हो गई, वर्षण हो रहा है, आज बारिश का मौसम है। तो इन सारी चीजों से हमें ये पता चल जाता है कि मौसम एक करंट में बदलने वाला तत्व है। अभी थोड़ी देर पहले क्या था, अगले दिन क्या हो जाएगा, उससे नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा। तो हम इस चीज को दशाओं के बदलाव से इसको ले लेते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जब हम जलवायु के बारे में बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ कि एक लंबे समय की मौसमी दशाओं का निष्कर्षण, कि अगर इन मौसमी दशाओं का निष्कर्षण एक लंबे समय तक किया जाए, लंबा समय कितना, लगभग 30 वर्ष 35 वर्ष तक, अगर हम इन सारी दशाओं का अध्ययन करें तो उसके जो निष्कर्ष में निकल के आता है वो हमारा जलवायु होता है। WMO ने भी
31 वर्ष को मानक माना है किसी भी जलवायु का निर्धारण करने के लिए। जलवायु एक ऐसा तत्व होता है जो स्थायी रहता है। मतलब अगर हम बहुत लंबे समय तक हमने निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष के आधार पर हमने पाया कि ये तत्व एक स्थायी तत्व है। मतलब हम किसी चीज जगह की जलवायु अगर हम निर्धारण करेंगे तो फिर वो सहज बदलाव नहीं होगा उसमें अगर बदलाव होगा तो बहुत लंबे समय में होगा, क्योंकि उसका निष्कर्षण भी बहुत लंबे समय में निकाला गया है। एग्जाम्पल के लिए हम अपने देश का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम सामान्य तौर पर कहते हैं कि भारतवर्ष की जो जलवायु वो गर्म जलवायु है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में कभी सर्दी नहीं पड़ती। भारत में बहुत सर्दी पड़ती है, स्थान स्थान पे सर्दी की भी पड़ती है। हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या गर्म कहने से और फिर हमारे सर्दी नहीं होती? ऐसा नहीं है। अगर हम एवरेज में टेम्परेचर को कैलकुलेट करें, रोजाना टेम्परेचर का एवरेज निकालें, फिर मंथली एवरेज निकालें, फिर ईयरली उसका एवरेज निकालें, तो जो 30-35 साल में जो एवरेज निकल के आएगा उसमें ये माना जाएगा कि ये मौसम है, जो जलवायु है वो हमारे यहाँ की गर्म है। तो आप इस बात से समझ लें कि अगर लंबे समय तक अध्ययन किया जाए उन्हीं दशाओं का, तापमान, वायुदाब, पवने, अंतर, वर्षण, इनसे तो मौसम बनता है, और इन्हीं मौसमी दशाओं का, इन्हीं मौसमों का अगर लंबे समय तक हम अध्ययन करें और उसके बाद कोई निष्कर्ष निकलता है तो वो होता है जलवायु। उम्मीद है आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज है जलवायु। यहाँ पे आप कर लें कि लगभग 30 से 35 वर्ष तक, कितना है, लगभग 30 वर्ष से 35 वर्ष तक अगर आप इतने लंबे समय तक मौसमी दशाओं का अध्ययन करें तो वो हमारी जलवायु होती है। दूसरी चीज होती है कि मौसम और जलवायु के तत्व, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ये तत्व जो है यही किसी जगह के मौसम का निर्धारण करते हैं, किसी जगह की जलवायु का निर्धारण करते हैं। तापमान ज्यादा है, कम है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। ऐसे वायुदाब कहाँ पे क्या है, कम होता है, ज्यादा होता है। पवने तेज चलती हैं, तूफानी चलती हैं, मंद चलती हैं। आर्द्रता कहाँ पे एवरेज में कितनी रहती है। आपको मैं बता दूं, जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती है वैसे वैसे उमस बढ़ती है, और आर्द्रता के बाद ही बारिश होती है। और ये लास्ट तत्व है वर्षण का, कि कहाँ पे कितनी बारिश होती है, कहीं पे सूखा पड़ता है, कहीं पे बारिश होती है। इन सारी चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं छोटे समय में तो मौसम होता है, और मौसम का एक लंबे समय में अध्ययन करते हैं तो वो जलवायु होता है। अब बात आती है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। ये अक्सर पेपरों में ये पूछा जाता है कि या तो ये पूछा जाएगा ज्यादातर कि भाई मौसम और जलवायु में अंतर से समझाइए। तो आप मेरे ख्याल से अंतर समझ गए होंगे कि भाई मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। और एक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम्स में कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसका मतलब ये कि भाई कौन कौन से कारक हैं जो किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करते हैं, किसी जगह की जलवायु को बतलाते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको और भी ध्यान रख लेनी है कि मौसम एक छोटी जगह का होता है, जलवायु बड़े स्थान को इंगित करती है। समझ रहे हो ना कि एक छोटी जगह का जो दशाएं हैं हम मौसम कह देते हैं, लेकिन एक बड़े जगह की दशाओं को, मौसमी दशाओं को हम जलवायु कहते हैं, अगर आप अध्ययन के तौर पर देखें। दूसरी वाली बात, जलवायु एक स्थिर तत्व है, मौसम एक बदलाव वाला तत्व है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? पहला जो कारक है वो है अक्षांश। अक्षांश से आप क्या समझते हो? ये तो आप समझते ही हो कि जो अक्षांश होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ के बीच होता है। निम्न अक्षांश जो 0 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5, ये सब नीचे की तरफ जो है निम्न अक्षांश, और जो 90 89 सेंटीमीटर जो ऊपर की तरफ जाते हैं 90 तरफ उच्च अक्षांश। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो लोअर अक्षांश होते हैं, निम्न अक्षांश होते हैं, उनमें ज्यादातर सूर्य की किरणें सीधी रहती हैं और वहां पे गर्मी ज्यादा मिलती है। इसका मतलब यह है कि 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, यानी कर्क और मकर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है वहां पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो वो क्षेत्र ज्यादा सूर्यताप प्राप्त करता है और इन अक्षांशों में ज्यादा गर्मी रहती है। तो जैसे जैसे हम इन अक्षांशों से ऊपरी अक्षांशों में जाते रहेंगे, जो प्लेसेस ऊपरी अक्षांशों में पड़ेंगे या ऊपरी अक्षांशों में जो स्थान है वो अपेक्षाकृत इनके ठंडे रहेंगे। और बहुत से कारक भी उसमें प्रभाव डालते हैं, लेकिन एक सामान्य तरीका है
किसी मतलब जगह के तापमान को, जलवायु को इंगित करने का। विषुवत-रेखीय क्षेत्र में देखें तो हमेशा गर्म मौसम रहता है, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा तक के क्षेत्र में देखें वहां भी ज्यादातर गर्मी रहती है, क्यों? वहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। देखो 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा पे 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस तरह से मकर रेखा पे 22 दिसंबर तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन अक्षांशों में होता रहता है। लेकिन इनके ऊपर जो सूर्य की किरणें हैं कभी भी लंबवत नहीं पड़ती, और उनमें कोण बनना शुरू हो जाता है। कोण बनना शुरू होने का मतलब ये है कि सूर्य की किरणों को, जो सीधी किरणें होती है उनमें ज्यादा ऊर्जा रहती है, क्योंकि उनको कम क्षेत्र घेरना पड़ता है और कम वायुमंडल की मोटाई घेरनी पड़ती है, और जो कोण बना के हुए जाती है उनकी तिरछी करनी पड़ती है, जिससे कि कम सूर्यताप ज्यादा क्षेत्रों में फैल जाता है और किसी स्थान की जलवायु ठंडी होती चली जाती है। यही कारण है कि जैसे जैसे हम यूरोप की तरफ जाएंगे, यूरोप से ग्रीनलैंड तरफ जाएंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तरफ जाएंगे और बिल्कुल नॉर्थ पोल पर जाएंगे तो वहां पर बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा, यानी बर्फ जमी मिलेगी, लेकिन विषुवत रेखा पे गर्मी मिलेगी। तो ये अक्षांश का और भूमध्य रेखा का फर्क है। भूमध्य रेखा से जो दूरी बढ़ती चली जाएगी ठंडा होता चला जाएगा, और भूमध्य रेखा की तरफ आते चले जाएंगे गर्म होता चला जाएगा। दूसरी चीज होती है ऊंचाई। ऊंचाई एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप घूमने के लिए गर्मी के मौसम में हिल स्टेशन जाते हो, क्यों जाते हो? हिल स्टेशन जाने का एक सामान्य कंसेप्ट ये होता है कि वहां पे ठंडक रहेगी। ज्यादातर हम जब अपने मैदानी क्षेत्रों में गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, तो जब घूमने के लिए जाते हैं तो हम हिल स्टेशनों का सहारा लेते हैं। हिल स्टेशन भी लगभग उसी अक्षांश में पड़ते हैं, लगभग वही गर्म क्षेत्र में होते हैं, लेकिन वो अपने मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा कर तो बहुत ठंडे होते हैं। उनका सिर्फ एक ही कारण है, ऊंचाई। ऊंचाई का कारण ये है कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जैसे हम नीचे से ऊपर तरफ जाते हैं तो सामान्य तौर पे 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। वो क्यों घटता है? उसके कई कारण हैं। वायु विरल होती चली जाती है ना। नीचे भारी गैस होती है, ऊपर हल्की गैस होती है। जो नीचे भारी गैस है वो वायुमंडल जो सूर्य ताप उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो ऊपर ठंडक होती चली जाती है। तो यही बात है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे जो ठंडक है या जो सर्दी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो जो स्थान ऊंचे स्थानों पे हैं, जो स्थान शिखरों पे हैं, जो स्थान ऊंचाइयों पे हैं, वो स्थान मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा जो नीचे समुद्र तल पे स्थान स्थित है उनकी अपेक्षा ठंडे होंगे, और अगर वो ठंडे होंगे तो उनकी जलवायु भी ठंडी होगी। तो ये बहुत अच्छा फैक्टर है जलवायु को निर्धारित करने का। शिमला हुआ, मनाली हुआ, क्यों ठंडे हैं? क्योंकि ये ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है। जो अगला पॉइंट है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, समुद्र से दूरी। देखिए आप इस चीज को ध्यान रखें कि समुद्र का जो प्रभाव होता है वो किसी क्षेत्र की जलवायु समकालिक होता है, मतलब समान रखने वाला, और जो जमीन का प्रभाव होता है उसको हम महाद्वीपीय प्रभाव कहते हैं, महाद्वीपीयता कहते हैं। उसमें वो डिफ्रेंशिएट करता है, यानी अधिक गर्मी और अधिक सर्दी वाला। यही कारण है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज्यादा ठंडक भी पड़ती है। आप जयपुर में जाएंगे, जोधपुर में जाएंगे तो वहाँ जब गर्मी का मौसम होगा तो टेम्परेचर दिन में बहुत ज्यादा चला जाएगा, बहुत गर्मी हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे रात को ठंडक होगी, सुबह 4 बजे के करीब बहुत ठंडक होगा, आपको रजाई ओढ़नी पड़ेगी उन्हीं चीजों पे। लेकिन जो समुद्र से लगते हुए क्षेत्र हैं उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें क्या होता है कि ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ठंडक पड़ती है। इसका जो एक ही मात्र कारण है, जल और थल की ऊष्मा में, विशिष्ट ऊष्मा में अंतर। कि जो जमीन होती है, जो मिट्टी होती है, उसकी एक खूबी होती है कि वो बहुत जल्दी टेम्परेचर को सोख लेती है और ज्यादा नीचे तक वो सूर्य किरण उसमें नहीं जाती, और जैसे जैसे वो टेम्परेचर को सोख लेती है वो गर्म हो जाती है। तो उसके साथ लगता हुआ जो सारा वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है। और जब विकिरण करने की बात आती है, नाइट में जब विकिरण शुरू होती है तो बहुत जल्दी सारी चीजों को विकृत कर देती है, सारी ऊष्मा को छोड़ देती है, और वो पूरा जो वायुमंडल है उससे लगता है वो ठंडा हो जाता है। दूसरी तरफ यही चीज समुद्र के साथ घटित जब होती है तो पानी में बहुत अंदर तक सूर्य की किरणें चली जाती हैं, और जैसे जैसे पानी में वो सूर्य की किरणें चली जाती हैं तो बहुत सारे पानी के बड़े क्षेत्र को सूर्य किरणें गर्म करती हैं। तो बहुत सारा पानी उनको गर्म करना पड़ता है, तो उतना गर्म वो नहीं हो पाता।
दूसरी तरफ जब रात में विकिरण होता है तो विकिरण भी धीरे धीरे होता है, तो उसके साथ जो लगते हुए क्षेत्र होते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और ना बहुत ज्यादा ठंडे, तो वहां पे समकालीन प्रभाव होता है। यही कारण है कि जो समुद्र तट से लगे हुए जो हमारे एरियाज हैं वो गर्मी में कूल रहते हैं और सर्दी में गर्म रहते हैं, बहुत ज्यादा सर्दी और बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती। अगला पॉइंट है प्रचलित पवनें, कि जहाँ पे जिस तरह की पवनी चलती हैं वो पवनें बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। सपोज कीजिए कि अगर हमारे यहाँ हिमालय न होता या हिमालय से चाइना मंगोलिया में जो ठंडक जो ज्यादा पड़ती है ये पवनों की वजह से ज्यादा पड़ती है। अगर हिमालय न होता तो हमारे यहाँ भी साइबेरिया से जो पवनें आती हैं वो सीधे भारत में आ जाती है और सर्दियों में टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है, लेकिन चूंकि उन पवनों को हिमालय रोक लेता है तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ठंडक नहीं हो पाती। तो जिस तरह की जैसी पवनें चलती हैं, जो जिन पवनों के क्षेत्र में आता है, जैसे पछुआ पवनों के क्षेत्र में जो एरियाज आते हैं या व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में जो एरिया आते हैं या ध्रुवीय पवनों के जो क्षेत्र में एरिया आते हैं, उनकी जलवायु उन पवनों के आधार पर निर्धारित होती है। अगर ठंडी पवनों का क्षेत्र है तो जलवायु ठंडी रहेगी और गर्म पवनों का क्षेत्र है तो जलवायु गर्म रहेगी। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगला जो पॉइंट है उसमें है धाराएं। धाराओं से मतलब है समुद्री धाराएं। आपको पता है, आप अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे कि समुद्र में जैसे जमीन पे नदियां रहती हैं ऐसे समुद्र में भी धाराएं चलती हैं, नदियों की भांतियां। वो निचले अक्षांशों से ऊपर के अक्षांशों की तरफ और ऊपरी अक्षांशों से निचले अक्षांशों की तरफ चलती हैं। उसमें निचले अक्षांशों से जो धाराएं ऊपर की तरफ चलती हैं वो धाराएं होती हैं गर्म धाराएं, और जो ऊपर के अक्षांशों से नीचे के अक्षांशों की तरफ चलती हैं वो धाराएं होती हैं ठंडी धाराएं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गल्फ स्ट्रीम की धारा है जो उत्तरी अंध महासागर में चलती है, वो एक गर्म धारा है और वो अपने जहां भी तटों से निकलती है, चाहे फ्लोरिडा के तट से निकलती हो, चाहे वो और तटों से चलती हो और फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन के चली जाती है अंदर महासागर में, वो एक धारा उसमें से ब्रिटेन की तरफ चली जाती है, एक रिविंगर की धारा आइसलैंड की तरफ चली जाती है, एक उसकी धारा नॉर्वे की तरफ चली जाती है। तो चाहे कितनी ही सर्दी हो, लेकिन इन जो एरियाज के जो तट होते हैं, बंदरगाह होते हैं, उस गर्म धारा के कारण साल भर खुले रहते हैं और वो अपने आसपास के मौसम को गर्म रखती हैं। दूसरी तरफ जहाँ ठंडी धाराएं आती हैं वो जिन तटों से या जिन क्षेत्रों से या जिन शहरों से होकर गुजरती हैं या महाद्वीप के जिन जिन एरियाज से होकर गुजरती हैं, वहाँ पे मौसम को या जलवायु को ठंडा करती है, तो वो धीरे धीरे कालांतर तक एक लंबे समय में वो जलवायु ठंडी या गर्म हो जाती है। अगला पॉइंट है बादलों की अवस्था। देखिए, बादलों की अवस्था भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जैसे विश्वतीय एरियाज, शीतोष्णकटिबंधीय एरियाज, जहाँ पे बहुत ज्यादा बादल छाए हुए होते हैं, चक्रवातीय परिस्थितियां बनी रहती है, वहाँ बादल छाए होते हैं। बादलों की खूबी होती है कि ये बहुत सारे विकिरण को परावर्तित कर देते हैं सूर्य ताप को, और नीचे से जो विकिरण जाता है उसको रोक के रखते हैं। तो अगर लंबे समय तक एक ऐसे एरियाज हो जहाँ पे बादल हमेशा छाए रहे, तो वहां पे उस अवस्था के कारण वहां पे उसी तरह का मौसम और उसी तरह की जलवायु डेवलप हो जाती है। तो बादलों की अवस्था भी जलवायु को प्रभावित करती है। देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं तो मौसम ज्यादातर साफ रहता है, तो वहां पे दिन को अधिक गर्मी और रात को अधिक सर्दी हो जाती है, यानी तापांतर जो है वो जो ताप परिसर है वो बढ़ जाता है, तो वहां उसका मौसम एक गर्म और ठंडा हो जाता है। लेकिन जैसे विश्वोत्तरीय के क्षेत्रों में जहाँ पे हमेशा बादल छाए रहते हैं, तो वो दिन को भी गर्मी को प्रभावित करते हैं और रात को विकिरण को रोक लेते हैं, तो वहां पे दिन और रात के मौसम में इतना खास अंतर नहीं रहता, या मासिक तौर पे या वार्षिक तौर पे भी वहां पे ज्यादा तापमान में अंतर नहीं पैदा हो पाता। अगली बात है पर्वत श्रेणियां। पर्वत श्रेणियां ऐसी चीज है कि जो एक स्थायी तत्व है, बहुत जल्दी ये बदलते नहीं है, एक लंबे समय में इनका उत्पन्न होता है और लंबे समय में ये समाप्त होते हैं। तो अगर इनका अध्ययन किया जाए, अगर इनके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो ये जलवायु का निर्धारित कारक है। मैं पहले ही आपको इस बारे में बता चला हूँ कि हमारे भारतवर्ष के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा को रोककर ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करता है, और हमारी जो मानसूनी जो पवनें होती हैं उनको भी भारत के अंदर ही रोक लेता है, जिसके कारण पूरे भारत में मानसूनी बारिश होती है उत्तर के मैदानों में। अगर हिमालय नहीं होता तो ये मानसूनी पवनें जो सीधी चली जाती। तो जो पर्वत श्रेणियां होती हैं वो हमारे पूरे कहीं भी उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। देखो, राजस्थान के सूखा होने का क्या कारण है कि जो अरावली जो पर्वत है वो मानसूनी हवाओं समानांतर है। अगर समानांतर होता न होकर उनके अवरोध में हो जाता
तो वहां पे भी बारिश होती और ये हमारा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो भी हरा भरा हो जाता। तो पर्वत श्रेणियां बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला है भूमि का ढाल। भूमि का ढाल से मतलब है कि जहां ढाल कम होता है वहां पे ज्यादा सूर्यताप प्राप्त होता है, क्योंकि जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। लेकिन जहां जिस भूमि का ढाल ज्यादा होता चला जाता है वहां पे सूर्यताप कम सूर्यताप जो है वो ज्यादा क्षेत्रों में फैल जाता है, क्योंकि एक लंबे एरिया में उसको गर्म करना पड़ता है। तो जैसे जैसे भूमि का ढाल ज्यादा होगा, टेरेन ज्यादा होगा, ढाल का प्रतिशत ज्यादा होगा, एंगल ज्यादा होगा, वहां पे जलवायु जो है वो ठंडी होगी। लेकिन जहां पे सपाट भूमि होगी वहां पे जलवायु जो है वो अपेक्षाकृत गर्म होगी। अगला है भूमि सूर्य की अभिमुखता। इसका मतलब है कि जिन क्षेत्रों में सूर्य सीधा पड़ता है उन क्षेत्रों में अधिक गर्मी होती है, यानी वहां की जलवायु गर्म होती है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जो हमारे हिमालय के दक्षिणी ढाल है वो हमारे उत्तरी ढालों की अपेक्षा ज्यादा गर्म है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती है। आप अपने घरों से भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि पूर्व की दिशा वाले घर, पश्चिम की दिशा वाले घर और दक्षिण की दिशा वाले घर, ये उत्तर की दिशा वालों के घर की अपेक्षा बनिस्बत ज्यादा गर्म रहते हैं, क्योंकि इनमें सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो ये ढाल की सूर्य की अभिमुखता का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो क्षेत्र ज्यादा गर्म होते हैं जिनमें सूर्य सम्मुख पड़ता है। और अगला है पॉइंट, लास्ट पॉइंट है मिट्टी और वनस्पति का आवरण। कि मिट्टी की खूबी होती है कि वो जल्दी वायु पकड़ लेती है और जल्दी ही छोड़ देती है। जैसे कि शुष्क जो मिट्टी होती है वो एकदम से सारे टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, फिर उसके बाद तुरंत विकिरण कर देती है। काली मिट्टी होती है उसकी जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, परावर्तन शक्ति ज्यादा होती है। तो इन चीजों का मिट्टी का भी असर होता है कि बहुत लंबे समय में एक लंबे एरिया में अगर जिस तरह की मिट्टी होगी तो वो जलवायु पे वो प्रभाव डालेगी, और कारकों की अपेक्षा कम डालेगी लेकिन प्रभाव डालती है। अगली जो चीज है वनस्पति का आवरण, क्योंकि मिट्टी से ही वनस्पति भी कई बार निर्धारित होती है, जलवायु से वनस्पति निर्धारित होती है। जहां वनस्पति का आवरण ज्यादा होगा तो एरिया अपेक्षाकृत ठंडे होंगे। आप शहरों को देखते हैं, शहरों में वनस्पति बनस्पत कम मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों के, तो शहर थोड़े से ज्यादा गर्म होते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन वनस्पति का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वनस्पति एक तो वाष्पोत्सर्जन करती है और दूसरा सूर्य की किरणों को परावर्तित करती है और कुछ वाष्प को भी वायुमंडल में छोड़ती है। लेकिन जहाँ पे वनस्पति नहीं होती वहां सीधे सूर्य की किरणें धरातल पे पड़ती हैं, तो इसके साथ में ही वो ज्यादा गर्म हो जाते हैं एरिया। लेकिन जहाँ पे वनस्पति का आवरण होता है वो एरिया कम गर्म होते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं ये जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं। आप इन सबको एक बार रिवाइज करना, सभी को डिस्क्रिप्टिव में लिखना, भाई सारे फैक्टर्स को, इस क्वेश्चन को बनाना कि भाई जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर उनमें जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं उनको डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव बना के हर पॉइंट के आगे आपको लिखना है। इसके साथ ही मौसम और जलवायु में क्या क्या अंतर है ये सारी चीजें आपको लिखनी है। और कोई चीज अगर समझ में नहीं आए तो मुझे मैसेज कर देना है या ग्रुप पे डाल देना है, तो उसका जो क्वेरी होगी